क्या हाल है गाइस? बढ़िया। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर। हाँ, काफ़ी सारा कवर हो गया है, नियरली 60% ऑफ द चैप्टर कवर हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम विच इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ लिखा नहीं है ऑब्वियसली, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर है वो, बट एट प्रेजेंट वही टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बोली थी, आई हैड आस्क्ड यू ऑल टू स्टडी अबाउट द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है ना, एनसीईआरटी में से भी या स्टेट बोर्ड वाला, तो स्टेट बोर्ड में से बोला था मैंने, राइट। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो क्योंकि उसके बेसिस पर ही यही है। अगर मैं सॉल्ट्स की बात करता हूँ, अगर टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, तो सॉल्ट कहाँ से बन रहा है वो देखना है ना हमको। तो सॉल्ट इज फॉर्म्ड हाउ? इट इज फॉर्म बाय एसिड एंड बेस रिएक्शन, सही है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, देखो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है वही बताया है मैंने यहाँ पर। आप एक्चुअली में देख सकते हो कि यहाँ मैंने SASB, SAWB और एक WA भी लिखा हुआ है। तो मैंने अलग अलग तरह के एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हुए हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या पहले वो समझो। SA स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, SB स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, ये वैसे ही वीक बेस है और ये वीक एसिड है, राइट। तो अभी इसमें पहले हमको समझना है कि सॉल्ट बनता कैसे है, ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, राइट। उसके साथ जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो बेस का इफेक्ट कम होगा, एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसे ही हम सोचते हैं और वैसा ही है। बट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का जो टॉपिक है हमारा, उसमें एक्चुअल में हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं कि वो हाउ दैट डज दैट वर्क, वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। चलो, थर्ड केस में आप देखोगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें बेस का इंटेंसिटी ज्यादा है, बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो बेस का इफेक्ट मिलेगा और बेसिक सॉल्ट बनेगा। और फोर्थ में वीक एसिड वीक बेस, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके हिसाब से बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। इस बार जब हम डिस्कस करेंगे आगे का, तब भी हम लोगों को रियलाइज होगा कि एक्चुअल में कितना डिफरेंट है। ये न्यूट्रल सॉल्ट हर बार नहीं बनता, Ka और Kb के वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है। तो चलो कोई बात नहीं, वो हुआ। अभी हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, डिटेल्स में सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो मुझे आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है। एक सेकंड, मैं ना कलर चेंज करूँ, मैं थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे कि कलर दिख रहा है क्या नहीं। एक मिनट, दिख रहा है? दिख तो रहा है, ठीक है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, अगर एक बॉन्ड है, ओके, उसमें अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल मतलब ही HOH को ऐड करवाता हूं, समझो A प्लस है, B माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस इस प्लस के पास अट्रैक्ट होता है और ये प्लस इस माइनस के पास अट्रैक्ट होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ AOH प्लस BH। तो ये जो आप देख रहे हो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? दिस इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ वाटर। यही होता है हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट्स के हाइड्रोलिसिस में हम ज्यादा करके डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एज दिस चैप्टर इज नॉट केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, बट बेसिक कंसेप्ट यही है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही वो होता है कि केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग या डिसोसिएशन, व्हाई? बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। वही होता है हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यही है आपका कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट्स के मामले में कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा डिफर करेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ साथ ही बात करते करते हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ओके। लेट्स सी। सबसे पहला आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और एक चीज आपके टेक्स्ट बुक में फिर से पता नहीं क्यों दे दिया है, दे हैव जस्ट गिवन H2O रिएक्ट्स अगेन विद H2O। ये ऑटो आयनेशन वाला कंसेप्ट फिर से डाल दिया है। सिर्फ बताया H3O प्लस बनता है प्लस OH माइनस बनता है, मतलब ही इसमें दो, मतलब वाटर के दोनों एबिलिटीज है, एसिडिक एबिलिटी भी है, बेसिक एबिलिटी भी है। H प्लस देना मतलब एसिडिक एबिलिटी है, H प्लस लेना मतलब बेसिक एबिलिटी। कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला ही सीन है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिएक्शन दिया है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ आपको कि कल आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। सो पे अटेंशन हियर। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट पॉइंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखो, कभी भी कोई भी सॉल्ट देखने पर सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी बात है, मैं ले लेता हूं NaCl देखकर मैं सोचने में पड़ जाता हूं कि यार इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो NaCl का ओरिजिन हुआ है दो ऐसे कंपाउंड से, जिस एक में Na था, एक में Cl था, राइट। अभी Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज है, Na जो है प्लस चार्ज है। हम जानते हैं जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, मतलब ये अगर मैं लिख देता हूं एसिड Ha और बेस लिख देता हूं BOH, सो दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ Ba प्लस H2O, जिसमें B प्लस था
ए माइनस था, ये प्लस ये माइनस, तो इस तरह से अटैचमेंट हुआ, राइट। तो जो सॉल्ट बनता है वो बी जो है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है ये कंपोनेंट, ये हमेशा कहां से आता है, ये आता है बेस से। और ये जो ए माइनस है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है एसिड से, राइट। तो दो ओरिजिन है ना, तो वैसे ही यहां प्लस वाला कंपोनेंट बेस से आएगा, तो बेस के लिए मैं क्या लगा देता हूं, OH बन गया, NaOH हो गया बेस। उसी तरह से यहां जो कंपोनेंट Cl है वो माइनस है, तो वो माइनस कहां से आ रहा है, वो आएगा एसिड से, एसिड के लिए सिर्फ H लगा दो, बात खत्म, हो गया, है ना। देखो एज सिंपल एज दैट। तो ये एक्चुअल में आपको टॉपिक 9th और 10th में ही है, बट नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं हूं ना, मैंने बता दिया ना अभी, ठीक है। सो बेसिकली इसका ओरिजिन वैसे ही आता है, ठीक है, हमेशा ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अभी नीचे वाले टॉपिक पे ध्यान दो, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो मैंने एक एग्जांपल बढ़िया वाला ले लिया, क्या, NaCl एक्वियस फॉर्म में। आप देखोगे हर रिएक्शन में मैंने सब जगह पे फिजिकल स्टेट मेंशन किया, तो वो फिजिकल स्टेट मेंशन करना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेंशन करना, आप जहां पर भी जो भी लिखते हो, रिएक्शन बैलेंसिंग एंड फिजिकल स्टेट रखना, लिखना, वो मैंडेटरी है, वो कोई बोलेगा नहीं तुमको करने के लिए, तुमको करना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, एनालिटिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, कहीं पर भी, ठीक है। तो चलो NaCl जो है यूजुअली डिसोसिएट होता है इनटू Na+NCl- जब पानी में जाता है, ठीक है। अब जरा नोटिस करो क्या होगा, हो के क्या होगा, Na+ जो है, Na+ और Cl- जो है वो वाटर में प्रेजेंट है, तो हो के पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, HCl बन सकता है और NaOH बन सकता है, दो ही पॉसिबल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, राइट। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, बट ये बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, इनको चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी, तब बनेंगे, वो भी तब सिर्फ NaOH बनेगा, H2 गैस और Cl2 गैस रिलीज हो जाएंगे। याद करो NCERT में बुक में था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में, ब्राइन या क्लोरो अल्कली प्रोसेस, याद है, वो यही तो था, इसमें बस इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी थी, बन गया, NaOH बन गया, H2 गैस Cl2 गैस, फिर भी HCl नहीं बना। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये कोई बनने नहीं वाला है, ये बस बताया जा रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट बन सकता था, बट ये बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने वापस से बताया कि HCl और NaOH आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं H2O के साथ, तो H3O+, Cl-, Na+ और OH- बन जाता है। कहां से क्या क्या बनता है जरा देखो, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं HCl और NaOH, तो क्या बना, NaCl बना, H2O बना, वो H2O के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या हो गया, ये H और ये H2O का H3O+ बन गया, और ये Na+ अलग से हो गया, Cl- अलग से और OH-। तो Na+ कहां से आया, NaOH से, Cl- कहां से आया, HCl से, ओके। और ये H3O+ कहां से आया, ये H और H2O से, और ये OH कहां से आया, यहां से आया, NaOH से, ठीक है। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, बट इसमें जो भी H3O+ बन रहा है या OH- बन रहा है, वो है क्या, वो है न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि दोनों का अमाउंट जो फॉर्म हो रहा है वो इक्वल है, इसीलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बनेगा वो हमेशा ही न्यूट्रल होगा, ठीक है। बाय द वे, और एक बात, मैंने काफी सारा इस बार ना प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खत्म होने के बाद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद, क्योंकि आपका नोट्स की तरह काम करेगा ये, ठीक है। ऑलराइट, तो न्यूट्रल बन गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ एंड OH- सेम ही है ना, हमने सीखा था, देखो 10⁻⁷ था इन 10⁻⁷ मोलर था एट 298 केल्विन, हमने सीखा था ये पॉइंट, है ना। तो वो इधर कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूं कि दोनों इक्वल है, कितना है वो नहीं, दोनों इक्वल है, इसलिए सॉल्यूशन बन गया न्यूट्रल। तो मतलब अगर सॉल्ट्स ले लिए और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो वाटर में डिसॉल्व कर दिए गए, तो वो हमेशा ही बनाएगा न्यूट्रल सॉल्ट, सॉरी न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट तो न्यूट्रल ही बना बट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल बना, ठीक है। अभी लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि ये H+ OH- बन रहा है, मतलब H3O+ और OH- बन रहा है, बट इनका जो अमाउंट बन रहा है ओके वो इक्वल है। तो ये पहला हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड है सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग ने एक सॉल्ट ले लिया, दैट इज CuSO4, ओके। CuSO4, अभी ओरिजिन की बात कर लो ना, CuSO4 की अगर मैं बात करता हूं तो CuSO4 कहां से आया, दो अलग कंपोनेंट से आया, एक आया है Cu+2, ओके, और एक आया है SO4-2। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्लस वाला पार्ट आता है वो बेस से आता है, तो ये कहां से आएगा, दिस विल कम फ्रॉम CuOH होल ट्वाइस, और ये कहां से आएगा, H लगाना पड़ेगा, H2SO4 बैलेंस करके लगा दिया। अभी आप बोलोगे सर 2 क्यों लगाया, एक ही H क्यों नहीं लगाया,
तो आपको याद करो वैलेंसी का कंसेप्ट आपको सिखाया गया था जिसमें चार्जेस का एक्सचेंज होता है। तो H इधर अगर समझो लिखता भी हूं मैं तो H क्या है +1 है ना, तो ये 1 इधर चले जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, इसलिए H2SO4 बन गया। ठीक है, उधर खिचड़ी हो रही है तो मैं बस मिटा रहा हूँ वो, आप चाहिए तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, सो ये देखो दो ओरिजिन है, तो ये क्या है, दिस इज योर वीक बेस और ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर है ना। अब क्या होता है जरा ध्यान दो, हमने सीखा था कंसेप्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वीक एसिड वीक बेसिस जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उस पर पूरा खेल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये डिसोसिएट हो जाएगा इंटू Cu+2 एंड SO4-2, ये तो ठीक है। अभी इन दोनों में से कौन सा रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाता है, ये। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्चुअल में खुद का बेस बनाएगा रिवर्सिबली, डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बना सकता है। SO4-2 का क्या है, वो H2SO4 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, वो डिसोसिएट एक बार हो गया तो हो गया, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम उसका बनता ही नहीं है, उसका रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनता ही नहीं है। ओके, तो अगर हाइपोथेटिकली बोलो कि भाई SO4-2 जो है वो कंबाइन होता है वाटर के साथ और H2SO4 बनाता है, केमिकल रिएक्शन लिखना भले ही पॉसिबल है बट वो प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, तो बचा क्या, वीक ओरिजिन से कौन बचा, ये। तो ये आपको याद रखना है, इनमें वीक ओरिजिन से जो आता है वो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाता है और वही आगे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पर बेस था तो बेस के कंपोनेंट ने रिएक्ट कर लिया, आगे एसिड होगा तो एसिड का कंपोनेंट रिएक्ट करेगा, जो वीक ओरिजिन से आ रहा है वही रिएक्ट करेगा। तो ये वीक ओरिजिन से आ गया, ठीक है, इसने क्या किया, ये बन गया, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया। अभी बैलेंसिंग की पार्ट बाद में, ये Cu+2 क्या बनाएगा, COH बनाएगा, उसके साथ रिलीज क्या हुआ, अगर OH निकल जाता तो H+ रिलीज हो जाता है। अब हमको H+ रिलीज नहीं करना था, हमको H3O+ रिलीज करना था, इसलिए हम लोगों ने बैलेंस करने में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो रिलीज क्या हुआ, ये तो रिएक्शन कर नहीं रहा, अगर ये रिएक्ट किया होता ना तो इसने OH- रिलीज किया होता, बट यहां पर यही अकेला वीक है, तो इसने जब रिएक्ट किया तो इसने इसमें से OH खींच लिया और H जो है H2O के फॉर्म में, H3O के फॉर्म में रिलीज हुआ। तो यहां पर आप एक नोटिस करो क्या हुआ है, नेट रिएक्शन में जब मैंने सॉल्यूशन में CuSO4 डाला था तब क्या रिलीज हुआ, H3O+, H3O+ माने ही H+, मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक। देखो, बिकॉज दिस एसिड के कैरेक्टर्स में ये रिलीज हुआ है तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका एसिडिक, इसलिए तो सॉल्ट एसिडिक है, इसलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक है। सोचने वाली बात है ना। तो ये बेसिक रीजन है कि क्यों हुआ ये एसिडिक, बिकॉज H3O+ आयन रिलीज हुआ। पैरेलली गो फॉर बेस, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का जो ओरिजिन है भाई, वो वीक एसिड जो ओरिजिन है ना वो वाला ही तो वीक होगा, वो तो डिसोसिएट पार्शियली होगा ना। मतलब अगर मैं ले रहा हूं CH3CONA तो इसमें ओरिजिन क्या है, देखो CH3COONA, तो इसमें दो है, एक है CH3COO- और एक है Na+। हम जानते हैं Na+, तो Na के आगे OH लगाने से हो जाएगा और इसके आगे H लगाने से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड है ना, और 1 इथेनोइक एसिड, और ये हो गया NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में से कौन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाएगा, CH3CO-। सही है ना। और कौन नहीं आगे वापस से रिवर्स आएगा, NaOH, Na, राइट। तो इसीलिए इसमें मैंने देखो डिसोसिएशन लिखा है इसका, ये और ये बन गए, यही दोनों में इधर मेंशन किया। ठीक है, अब इन दोनों में से ये तो स्ट्रॉन्ग से आया तो ये तो आगे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाएगा नहीं, बट ये बनाएगा, और ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो, वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसमें HOH होता है, H2 मतलब HOH, तो एक H ने ले लिया और CH3COOH बना लिया, और बचा क्या, OH-। देखो OH- रिलीज हुआ, डू यू ऑब्जर्व, यहां क्या रिलीज हुआ था, H3O+ रिलीज हुआ था, बट यहां पर क्या रिलीज हुआ, OH-। देखो, OH- रिलीज हुआ, क्या होता है, आरएनएस थ्योरी, OH- रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, इट मींस इट इज बेसिक, है ना। तो ये बन गया आपका बेसिक सॉल्यूशन। मतलब ही salts formed by weak acid and strong bases are always basic in nature। समझ में आएगा नहीं। देखो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को बोलते बोलते स्माइल आ रहा है चेहरे पे, तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है, होप। नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या समझ में नहीं आया, फिर वीडियो बना लेंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। और मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आपने जो भी मुझे अच्छी चीज़ें बोली है, किसने कुछ बोला है तो किसने कुछ बोला है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एनीवेज, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक भी कर लो यार। ठीक है, हम तो वीडियोस डालते ही रहेंगे, आप लाइक भी कर लो।
सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, और 11th-12th में तो होंगे ही दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो आते हैं अब सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस। मैंने ये चीज़ आपको मेंशन की थी स्टार्टिंग में भी, जब मैंने सिर्फ WA प्लस WB गिव्स NS प्लस H2O बताया था ना मैंने, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि इसमें डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है ज़रा देखते हैं। देखो, इसमें वीक एसिड वीक बेस दोनों के दोनों वीक हैं, तो दोनों रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें ना H प्लस भी रिलीज होगा, OH माइनस भी रिलीज होगा, मतलब H3O प्लस भी रिलीज होगा और OH माइनस भी, मतलब दोनों के दोनों नेचर आ रहे हैं ना। तो फिर आप सोचोगे सर दोनों तो अगर रिलीज हो रहे तो दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना। बट यहां पर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जरा ध्यान दो। दैट डिपेंड्स ऑन योर Ka वैल्यू एंड Kb वैल्यू, इन वैल्यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सॉरी, इन दोनों वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसमें 3 कंडीशन ले लिए हम लोगों ने। सबसे पहला, व्हेन Ka इज ग्रेटर देन Kb, सेकंड Ka इज लेस देन Kb जो नेक्स्ट स्लाइड पर है, और थर्ड जो Ka एंड Kb इक्वल है। तो चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं एक सॉल्ट ले लिया मैंने NH4F, दैट इज अमोनियम फ्लोराइड। अमोनियम फ्लोराइड का चलो ये मत देखो, इसका ओरिजिन बताओ। NH4 प्लस है और F माइनस है, माइनस वाला के साथ H लगेगा, NH4 प्लस वाले के साथ OH लगेगा, है ना। तो ये बन जाएगा NH4OH से और ये बनेगा HF से। मतलब दो कंपोनेंट्स NH4OH एंड HF जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NH4F, अमोनियम फ्लोराइड। तो ये देखो इसके ओरिजिन्स HF एंड NH4OH। HF इज एन एसिड, तो उसका K वैल्यू कितना है देखो, 7.2 × 10⁻⁴ एंड NH4OH का कितना है Kb वैल्यू, बिकॉज बेस इसलिए Kb वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵। अभी ये मत सोचना कि 10⁻⁴ तो छोटा हो गया, -5 तो बड़ा हो गया। नहीं 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 नहीं, -5 जो होता है ना वो वैल्यू में छोटा होगा ना। -5 मैंने पहले भी बताया आपको, -5 मतलब 0.00001, 5 डिजिट्स, और -4 का मतलब 0.0001, छोटा हो गया ना नंबर। मतलब नंबर छोटा हो गया, जीरोस का नंबर कम हो गया, मतलब एक्चुअल में नंबर का वैल्यू बड़ा हो गया, तो यहां पर नंबर का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, मतलब ही Ka ग्रेटर है Kb से। देखो Ka ग्रेटर है Kb से। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो NH4F को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो दो आयंस बनेंगे और दोनों आयंस अपना इक्विलिब्रियम बनाएंगे। NH4 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाएगा और H3O प्लस रिलीज करेगा। ठीक है, और वही F माइनस जो है H2O के साथ रिएक्ट करके HF बनाएगा और साथ ही साथ OH माइनस रिलीज करेगा। अब दोनों रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखा गया है कि NH4 प्लस एसिडिक बिहेव कर रहा है ना यहाँ पर, इन दिस केस वो एसिडिक बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली NH4 जो है वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, इट इज रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ H3O प्लस। तो क्या देखा जा रहा है, H3O प्लस जो रिलीज हो रहा है इस सॉल्यूशन में, दोनों ही रिलीज हो रहे हैं ना, H3O प्लस और OH माइनस, बट H3O प्लस जो रिलीज हो रहा है उसका अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ OH minus. Because these are more than these, this is acidic. समझ में आ रहा है, ये एसिडिक हो गया। क्यों एसिडिक हो गया, बिकॉज H3O प्लस ज्यादा रिलीज हुआ। क्यों, क्योंकि NH4 प्लस ने जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो H3O प्लस रिलीज किया, वो ज्यादा अमाउंट में, मोर हाइड्रोलिसिस हुआ, मोर डिसोसिएशन हुआ, मोर आयंस बने। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब Ka ग्रेटर होता है Kb से, तो जो सॉल्ट बनता है, जो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा एसिडिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान में रखो प्लीज। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये मैंने एक इक्वेशन एक्स्ट्रा लिख दी, NH4 प्लस प्लस F माइनस प्लस H2O, ये दो बनाएंगे कंपाउंड्स। इसमें ना दोनों वीक है। पहले क्या था ना, सिर्फ SO4 -2 बन के रह जा रहा था, वो आगे H के साथ या H2 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है बिकॉज दोनों वीक है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग था, वैसे ही Na प्लस रिएक्ट नहीं किया था ना वाटर के साथ, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा था, सॉरी। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों के दोनों रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दोनों वीक से आ रहे हैं और दोनों रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बना पा रहे हैं, बिकॉज बोथ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया व्हेन Ka इज ग्रेटर देन Kb। अभी क्या होगा नेक्स्ट, व्हेन Ka इज लेस देन Kb। देखो Ka इज लेस देन Kb, ये कैसे बना है, NH4CN बना है इसमें, NH4CN, NH4OH और HCN से आ गया। HCN देखो यहाँ पर है, NH4OH देखो यहाँ पर, NH4OH का तो वैल्यू पहले भी हम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में, दैट इज 1.8 × 10⁻⁵, बट HCN का Ka वैल्यू क्या है, 4.0 × 10⁻10। देखो छोटा हो गया वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, इसलिए Ka इज लेस देन Kb, मतलब Kb ग्रेटर है Ka से। ठीक है,
ध्यान समझ में आया? मतलब ही जब ये डिसोसिएट होगा पानी में NH4CN, NH4 प्लस और CN माइनस बनाएगा, दोनों के दोनों रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम फिर करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जब NH4 प्लस, मेरे को एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दो कि सर फास्ट है, थोड़ा स्लो कर दो। मैं स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आपको बैठ रहा है रिदम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं बैठ रहा है तो बता दो यार प्लीज़, ठीक है? तो NH4 प्लस जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको OH लेना है, सही है? तो OH लेना तो क्या हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा, ठीक है? तो इसके पास क्या बच गया, OH निकल गया तो एक H ही बच गया ना, सिंगल H, तो वो प्लस H प्लस बन जाता है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग H प्लस हम उसको H3O प्लस कर देते हैं, मतलब एक H2O और ऐड कर देते हैं, इसलिए इधर 2 करना पड़ता है। यहाँ पर वही किया, वही हो गया। और CN माइनस तो एक ही H लेगा, तो इसमें से एक H निकलेगा तो क्या बच गया, OH माइनस। और इस केस में आप देखोगे कि हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है, किसका हाइड्रोलिसिस, CN माइनस वाले रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉरी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन व्हाट, देन H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो बेसिक बन गया, बेसिक। समझ में आ रहा है? तो मैं लिख सकता हूँ इधर बेसिक, थोड़ा खिचड़ी हो गया, सॉरी, नीचे लिख दिया था ना मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए, पर मैं रब नहीं कर रहा कुछ। आप लोग अगर उसी चीज़ से समझे हो ना तो वैसे का वैसे देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए बेसिक हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं लास्ट पे, जब Ka and Kb आर इक्वल। चलो देखो, Ka Kb इक्वल, सॉल्ट कौन सा ले लिया, CH3COONH4, मतलब अमोनियम एसिटेट। ये अमोनियम है, ये एसिटेट है, तो ये अमोनियम ग्रुप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया, एसिटेट ग्रुप एसिटिक एसिड से आया, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम। बिकॉज ऑफ दैट जितने भी आयॉन्स डिसोसिएशन के टाइम पे, जितने भी आयॉन्स OH माइनस के बनेंगे उतने ही आयॉन्स H3O प्लस के बनेंगे। देखो इक्वल, इसलिए सॉल्ट बन गया न्यूट्रल। सेम लॉजिक, कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है, सेम टू सेम, इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया। अभी आप कोशिश करो समझने की खुद कि ये क्या था, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते, पॉज कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो। मैं बढ़ाता हूँ आगे, ठीक है? तो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट तो देख लिया, बट उसका एप्लीकेशंस क्या है? उसके एप्लीकेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है बफर सॉल्यूशन। सुना है कभी बफर वर्ड सुना है आप लोगों ने? बफर, ये छोड़ दो, ये जो लिखा है छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। बफर सुना है? बफर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बफर? इंग्लिश टर्म है बफर, जिसमें हम लोग बोलते हैं यार ठीक है मैं ना 8 बजे आऊँगा, फिर भी 10 मिनट का बफर रख दे। इसका मतलब क्या है, मैं 8 बजे पहुँचूंगा बट 10 मिनट का बफर का मतलब क्या होता है, 10 मिनट पहले भी आ सकता हूँ, 10 मिनट बाद भी आ सकता हूँ, सही है? तो उसी को बोलते हैं बफर। बफर मतलब एक रेंज, एक शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम या ऑफ पीएच या ऑफ एनीथिंग, उसी को बोलते हैं बफर। और ये बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये पीएच का चेंज, आपको याद है पीएच मेंटेन रखना पड़ता है सॉल्यूशन में, हमारे ब्लड में पता है पीएच मेंटेन है। तो पीएच जो हमने सीखा था वो अगर मुझे किसी सॉल्यूशन में मेंटेन रखना है, अभी मेंटेन क्यों रखना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही है, मेंटेन क्यों रखना है? बहुत सारे रिएक्शंस पर्टिकुलर पीएच पे ही होते हैं और उन रिएक्शंस में प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं जो पीएच सॉल्यूशन का बदल देते हैं। अगर वो पीएच सॉल्यूशन का बदल देंगे तो प्रोडक्ट के वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, बट और प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं होगा ना। मान लो मैंने 10-10 मोल दोनों रिएक्टेंट के डाल दिए, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे, अभी 1 मोल ही प्रोडक्ट बना है, 9 मोल प्रोडक्ट बनना बाकी है, बट वो 1 मोल जो प्रोडक्ट बना है वो सब सॉल्यूशन का पीएच बदल रहा है, जिसकी वजह से 9 मोल्स आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जो कंडीशन है प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा करके बाहर निकालना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन फिर होगा। बट उसकी जगह पे अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना दूं और उसमें डाल दूं जो वो पीएच रेंज को मैनेज कर पाए, मतलब भले ही मैंने पीएच 7 पे सेट किया है, भले ही पीएच 6.5 हो रहा है, फिर वो 7 पे लेकर आ रहा है खुद ब खुद ऐसा सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे सॉल्ट या एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया जो पीएच को मैनेज कर ले खुद ब खुद, ठीक है? तो उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अभी जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है मैंने। बफर सॉल्यूशंस और बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड और आर एडेड। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है कि भाई एक सॉल्यूशन ले लिया, उसका पीएच मेजर कर लिया मैंने, पीएच कुछ है, मे बी पीएच है 6, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, पीएच कम होना चाहिए बिकॉज एसिड डाला तो और भी कम हो जाएगा ना पीएच,
ठीक है, बट वो कम नहीं होता, वापस से वो 6 पे आ जाता है, थोड़ा कम होता है फिर अपने आप 6 पे आ जाता है। थोड़ा बेस डाल दिया तो बढ़ना चाहिए बेस, वो भी नहीं होता है, वापस से उस पर आ जाता है। थोड़ा पानी डाल दिया तो क्या होना चाहिए, डाइल्यूशन होना चाहिए, जिसकी वजह से पीएच के में चेंज आना चाहिए, या बहुत देर रख दिया तो भी पीएच में चेंज आना चाहिए। वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो मेंटेन का मेंटेन ही है। सो वो सोल्यूशन जो है ना, जो पीएच का चेंज रेजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। अब बात आ जाती है कि बफर सोल्यूशन बनाएंगे कैसे। तो उसके पहले आप समझ लो कि बफर सोल्यूशन जो है 2 टाइप के होते हैं। एक सेकंड, बहुत ठंड लग रही है मुझे, मैं ज़रा एसी बंद कर देता हूँ, सॉरी अबाउट इट। ठीक है, तो बेसिकली बफर सोल्यूशन होते क्या है, 2 टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं। एक एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है, एक बेसिक बफर सोल्यूशन। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है। एसिडिक बफर सोल्यूशन में एसिड इन्वॉल्व रहेगा, बेसिक बफर सोल्यूशन में बेस इन्वॉल्व रहेगा। अब ये बनता कैसे बफर सोल्यूशन में, या तो फिर नॉर्मल एसिड या नॉर्मल बेस खुद ब खुद बफर होते हैं क्या, वी विल सी दैट। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है, जब हम वीक एसिड लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं उसी एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के साथ। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने वीक एसिड ले लिया CH3COH और उसी को मिक्स कर दिया सॉल्ट के साथ। कौन से सॉल्ट के साथ, CH3CONA। अभी जरा देखो CH3CONA बना कैसे, वही एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट किया तब जाके बना CH3CONA। सही है ना। तो इट इज दिस एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय वीक एसिड एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड द सॉल्ट, इट्स ओन सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो CH3COH ले लिया, ये खुद वीक एसिड हो गया, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट CH3CON, ये हो गया आपका एसिडिक बफर। तो बेसिक बफर में आप गेस कर सकते हो क्या होगा, सेम टू सेम वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो लिखा वही है यहां पर, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का मिक्सचर कर दिया, बन गया आपका सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। बट बफर सॉल्यूशन का क्या पीएच मेंटेन रखना है आपको, बेसिक में मेंटेन रखना है तो ये ले लो, एसिड में रखना है तो ये ले लो, बट कितने अमाउंट्स में दोनों डालना है ये आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कितने अमाउंट में डालूं मैं, तब कितना पीएच का बनेगा। तो वही पीएच कैलकुलेट करने के लिए ओके ये इक्वेशन दिया हुआ है आप लोगों को, जिसको बोलते हैं हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। ये ऊपर वाले इक्वेशंस ना, ये वही है हेंडरसन हैसलबैच या हैसलबैच हेंडरसन इक्वेशन। ये ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस जो मैंने ऑरेंज में लिखे हुए हैं, ये वही इक्वेशन है जो बता रहे हैं आपको कि भाई पीएच कैसे डिसाइड की जाए। तो देयर फॉर्मूला देखो जरा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ रेशियो ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये ब्रैकेट नीचे कैसे चला गया, ये इधर आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, अगर मेरे को पीएच फाइंड आउट करना है इस सॉल्यूशन का, इस बफर सॉल्यूशन का, या मेरे को डिसाइड करना है कि क्या पीएच रखना है, तो वो डिसाइड किस पे होगा, एसिड के pKa वैल्यू पे। pKa कैसे आता है, Ka से आता है। जैसे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग टू द बेस 10 लिया तो पीएच बन गया, वैसे ही Ka का माइनस लॉग टू द बेस 10 लिया तो pKa बन गया। सही है, तो we can find out the pH by pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। समझ आया। तो ये pH देगा इस सॉल्यूशन का, इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो आप डिसाइड कर सकते हो इसका रेशो क्या रखना है मुझे, वो रेशो के हिसाब से pH चेंज होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया ना, पूरा का पूरा टेबल बना दिया है कि इतना अमाउंट में बेस डालो, इतना अमाउंट में, या इतना अमाउंट में वीक एसिड डालो, इतना अमाउंट में सॉल्ट डालो, तो फिर आपका ये पीएच आएगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने पूरा ट्रायल एंड एरर मेथड से किया है, पूरा उन्होंने खुद रिएक्शंस किए, पीएच चेक किया, और ऐसे करके पूरा टेबल बनाया है कि x अमाउंट ऑफ x एंड और x अमाउंट ऑफ एसिड, वीक एसिड, एंड y अमाउंट ऑफ सॉल्ट व्हेन कंबाइंस फॉर्म दिस पीएच। देन z अमाउंट एसिड का लिया और सॉल्ट का मे बी w अमाउंट लिया, दोनों को ऐड किया तो ये पीएच बनेगा। ऐसे उन्होंने खुद फाइंड आउट किया ये इक्वेशन से। ठीक है, तो आप एक्चुअली एक सदाशिवम एंड मानिकम ऐसा करके एक बुक है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें पूरा ऐसे चार्ट ही बनाया हुआ है। मैं तो यूज़ किया, मैंने रिसर्च में बहुत यूज़ किया वो बुक। बायोकेमिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता था उसमें, बिकॉज बायोलॉजी में तो पीएच का या बफर सॉल्यूशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बायोलॉजी की केमिकल रिएक्शंस हम लोग करते हैं ना, उसमें कंपलसरी होता है कि हमारे वो सॉल्यूशन में पीएच मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए होता है एंजाइम। एंजाइम्स में बायोलॉजी में आपको सिखाऊंगा बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में, बट चाहिए होता है एंजाइम। ठीक है, तो वो एंजाइम का हमको पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम डिफरेंट पीएच पे काम नहीं करेगा। आपको पता है हमारे बॉडी में पीएच मेंटेन रहता है, हमारे बॉडी में 7.35 to 7.4 का पीएच होता है ब्लड का, और हमारे बॉडी में कौन होता है जो बफर की तरह एक्ट करता है,
हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो आवर बॉडी ऑल्सो मेंटेन्स द पीएच। तो बेसिकली पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोई भी एंजाइम अगर बाहर हम रिएक्ट करवा रहे हैं, बिकॉज बॉडी में तो सारे रिएक्शंस एंजाइम के थ्रू ही होते हैं, तो वो नेचुरली अगर हम बाहर करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो रिएक्शन आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब वगैरह में नेचुरल वाले रिएक्शंस, तो उसके लिए पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। उसके लिए बफर बहुत काम में आता है। एप्लीकेशंस में बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे हमने इसका पीएच फाइंड आउट किया, वैसे इधर का पीओएच निकलता है। बेसिक बफर का पीओएच सेम फॉर्मूला, बस के की जगह पे के बी और बेस एसिड की जगह पे बेस, उतना ही है। तो पीओएच हो गया, यहाँ पीएच हो गया, ठीक है, दोनों के लिए। और पी के बी का भी वैल्यू सेम ही है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी, हो गया। तो ये दो टाइप के बफर्स होते हैं, ठीक है। चलो इसमें देर भी एक दो एग्जांपल दिया, NH4OH और NH4Cl के साथ बना हुआ एक बफर सॉल्यूशन, अमोनियम बफर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बफर का एक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एसिडिक और बेसिक बफर देखा, मैंने आपको उसका कंपोनेंट्स बताया कैसे कंस्ट्रक्टेड है, वो एग्जांपल दिया, फॉर्मूला दिया, हेज़लबैच एंडरसन इक्वेशन है, एंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन बता दिया, पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले बाय द वे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारा टॉपिक है ना इस क्लास में ऑलरेडी, तो अभी इधर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स मैंने देखे बहुत लंबे हो गए। एंड कभी कभी होता है ना, बच्चे थोड़ा, स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हो लंबे लंबे लेक्चर से, इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है। इसलिए देखा ना, पूरा तैयारी करके आया हूँ पहले। बाय द वे जो वाइट पैच दिख रहा है ना, ये हमारा लोगो है बट वो बहुत ज़्यादा वाइट हो गया तो क्या मेरा कैच नहीं कर रहा है, सॉरी अबाउट दैट। सो कोई बच्चे वंडर करते होंगे ये वाइट पैच क्या है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एनीवेज, तो हम बात करेंगे अभी बफर एक्शन के बारे में। मतलब क्या, अगर एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया तो पीएच चेंज क्यों नहीं होता बफर का, ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों बफर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं एसिडिक बफर। हमने लिया था एसिटेट बफर ना, हम लोगों ने क्या लिया था, मिक्सचर ऑफ CH3COOH प्लस CH3COONA, जो कहाँ से आया था, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से, ठीक है। तो जरा ध्यान दो अब क्या होता है। अब जब मैं CH3COOH को वाटर में ऐड कर देता हूँ, H2O में ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाता है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम से बन जाता है CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। फिजिकल स्टेट्स प्लीज लिख दो, ये एक्वस होगा, ये लिक्विड होगा, एक्वस, ठीक है। और जब मैं CH3COONA को डालता हूँ तो वन डायरेक्शन रिएक्शन होता है, बिकॉज ये सॉल्ट है, एंड इट फॉर्म CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। अब मान लो, ध्यान दो, ध्यान दो, मान लो हम लोगों ने ऐड किया एसिड, तो एसिड ऐड करने से क्या होता है, एसिड ऐड करने से आ जाते हैं H+ आयंस। तो अगर H+ आयंस ऐड हुए तो क्या होता है, जरा ध्यान दो। H+ आयंस अगर ऐड हुए तो ये जो आपका कंपोनेंट है ना, ये आपस में खुद ही रिएक्शन करने लग जाता है। CH3COO माइनस रिएक्ट करने लगता है जो बाहर से H+ आया उसके साथ, एंड इट रिवर्सिबली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH। देखो ये उसका रेजिडेंट कंपोनेंट है, ऑलरेडी वो कंपोनेंट CH3COH के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो वही तो बना है, तो पीएच चेंज क्यों करेगा, नहीं करेगा पीएच चेंज। देख रहे हो, तो वही कंपोनेंट रिएक्ट करके उसने CH3COOH ही बना दिया, तो ये जो आपका जो सब्सटेंस बना है ये पीएच चेंज नहीं करवाएगा, ठीक है। चलो एसिड डाल दिया, अभी बेस डाल के देखते हैं। मैंने ऐड कर दिया बेस, तो बेस से क्या ऐड होता है, OH माइनस आयंस, ठीक है। तो OH माइनस आयंस के साथ अभी क्या होगा, अभी रिएक्ट करते टाइम CH3COOH खुद रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो CH3COOH आ गया, CH3COOH प्लस OH माइनस आ गया, दिस रिवर्सिबली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस H2O। देखो फिर वाटर बना, वाटर थोड़ी पीएच चेंज करने वाला है, सही है। तो ये हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, CH3CO माइनस भी बना और H2O भी बन गया। मतलब ये वापस से रेसिडेंट कंपोनेंट है। ये जो दोनों थे ना, ये एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स तो हैं उसके, खुद के ही कंपोनेंट्स हैं ना उसके, उन कंपोनेंट्स का अगर फॉर्मेशन होता है या डिग्रेडेशन होता है तो पीएच का चेंज होना नहीं है। तो यहाँ देखो वही फॉर्म, CH3COH एक बार फॉर्म हुआ है, एक बार CH3CO माइनस फॉर्म है और वाटर फॉर्म है, वो थोड़ी पीएच चेंज करने वाला है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो इसीलिए यहां से आप देख सकते हो कि एसिडिक बफर क्या करता है एक्शन, अगर H+ आ गया तो CH3CO माइनस रिएक्ट कर रहा है, इस केस में मतलब एनायन पार्ट ऑफ द एसिड इज रिएक्टिंग, और अगर OH माइनस आ रहा है तो पूरा का पूरा एसिड ही रिएक्ट कर रहा है और H2 रिलीज करवा रहा है, हो गया, खत्म, बन गया आपका जो कंपोनेंट है बेसिकली वो ये हो गया, क्या बोलते हैं, पीएच चेंज रेजिस्ट कर दिया, ठीक है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर दिया, हो गया, खत्म। तो ये हो गया बफर एक्शन किसका,
एसिडिक बफर का। अब हम आएंगे बेसिक बफर पे, उसके पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, अभी लिखते टाइम तो बड़ा कर दिया था हम लोगों ने। किधर गया, सेलेक्ट, उधर मैं बेसिक बफर लिख सकता हूँ ना फिर। आप ये दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा वीडियो पीछे लेके जाना, हो जाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे, दैट इज बेसिक बफर। बेसिक बफर में भी वही एग्जांपल ले लेता हूं जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ था, कौन सा, NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, अभी इनका डिसोसिएशन कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो क्या हो जाएगा, जब NH4OH जो है वो रिएक्ट कर, हाँ वो पानी में डाल देते हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में, तो बन जाएगा क्या, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब ये क्या है, दिस इज वीक, व्हाट वीक, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए रिवर्सिबल हो गया, वीक बेस भी है ना। और उसके जगह पे अगर NH4Cl मैंने ले लिया और वो वन डायरेक्शन में चलेगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस बन गया। अब व्हाट हैपेंस व्हेन आई ऐड एसिड, डाल दिया मैंने एसिड, एसिड मतलब क्या ऐड होगा, H प्लस आयन्स, चलो H प्लस आयन्स ऐड कर दिया। अब H प्लस आयन्स ऐड करने पर कौन रिएक्ट करेगा, इस टाइम पे रिएक्ट करेगा NH4OH प्लस H प्लस। जब रिएक्ट होता है, देखो हमारा इंटेंशन क्या है ना, कौन सा रिएक्ट करेगा किसके साथ, कि हमारा कोई आगे स्टेबल प्रोडक्ट बने, कोई और बल्ताज डिफरेंट प्रोडक्ट ना बने। तो NH4OH जब H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NH4 प्लस प्लस H2O। देखो फिर रेसिडेंट कंपोनेंट बन गया, जो कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, देखो इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी, तो वो pH चेंज नहीं करवाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैंने ऐड कर दिया बेस, बेस माने OH माइनस, अगर OH माइनस ऐड कर दिया हम लोगों ने तो क्या होगा, OH माइनस ऐड करने पर हमारा NH4 प्लस रिएक्ट करेगा, ताकि क्योंकि वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में दैट विल फॉर्म NH4OH, जो फिर रेसिडेंट है, ऑलरेडी रेसिडेंट है, देखो हो गया ना, बन गया। तो ये pH थोड़ी चेंज करेगा, यही होता है बफर एक्शन। ठीक है, आपके बुक में एसिड के लिए सिर्फ दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है सिर्फ, इसलिए मैंने आपको रिएक्शन करवा के दिखा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अभी लास्ट पार्ट थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम डिस्कस एक्चुअल में कर चुके हैं, बट स्टिल अभी है आपके टेक्स्ट बुक में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। सॉरी, सो pH बफर सॉल्यूशन जो है दैट एक्चुअली, सॉरी, pH ऑफ अ बफर solution does not change appreciably by addition of। तो बफर सॉल्यूशन का pH कब चेंज नहीं होता, ओके, appreciably में तो बहुत ज़्यादा, ओके। तो किनके एडिशन से चेंज नहीं होता, सबसे पहला स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्मॉल अमाउंट डाला तो चेंज नहीं होगा, ये हम सीख चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, स्मॉल बेस डाल दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी चेंज नहीं होगा pH। डाइल्यूशन, थर्ड पॉइंट, डाइल्यूशन वर्ड याद रहना चाहिए आपको, मैंने बताया था आप लोगों को, डाइल्यूशन पर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि डाइल्यूशन मतलब वाटर का एडिशन, अगर मैं वाटर का एडिशन भी करूंगा तो भी pH चेंज नहीं होगा, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। एंड फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, वो क्या होता है ना, बहुत बार सोल्यूशन को ज़्यादा टाइम के लिए रख दो तो बहुत डिसोसिएशन हो जाता है, या कुछ अलग ही आपस में रिएक्शन शुरू हो जाता है और pH चेंज हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है, आप चाहो तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को मर्ज भी कर दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, ये पूछते हैं एग्जाम में, 2 मार्क के लिए आता है, हो गया, बस इतना सा लिख दिया, हो गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस। बफर सॉल्यूशन इतना तो पढ़ लिया हमने, काम कहाँ आता है, तो सबसे पहला देखो एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन में सबसे पहला इन बायोकेमिकल सिस्टम। बायोकेमिकल सिस्टम मतलब मैंने आपको बताया था ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन का एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, कि हमारे बॉडी में pH 7.35 टू 7.4 का pH मेंटेन होता है, वो वही है, बायोकेमिकल सिस्टम ही तो है। तो देखो pH ऑफ ब्लड इज मेंटेन, और यही लॉजिक की वजह से हम एक्चुअली हमारे इंजेक्शंस में भी pH मेंटेन रख पाते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इंजेक्शन इंसर्ट किया बॉडी में और वो इंजेक्शन में जो केमिकल है उसका pH अगर मेरे ब्लड के pH से डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल जो है डिफरेंट pH क्यों है, क्योंकि वो उसी pH पे काम कर रहा है,
बट मुझे ऐसा केमिकल मेरे बॉडी में डालना है जो मेरे वाले पीएच पे काम करे ना, क्योंकि अगर मेरे वाले पीएच में ये वैसे भी काम नहीं करेगा तो अंदर जाके यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए ब्लड का पीएच पता होने से हम लोग हमारे इंजेक्शन में भी पीएच वही रखते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल अंदर एक्शन करता है। देखो कितना बड़ा एप्लीकेशन है मेडिसिन में, है ना। और भी है मेडिसिन में, आगे देखेंगे। सेकेंड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, देर आर कार्बोनेट सॉल्ट्स। मतलब हम जनरली एग्रीकल्चर मतलब हम लोग बात करते हैं अबाउट प्लांटिंग, अबाउट ग्रोइंग इनफ अमाउंट ऑफ क्रॉप्स इन एवरीथिंग, है ना। तो उसी की बात करूँ मैं। क्रॉप्स ग्रो करने के टाइम पर सॉइल का पीएच जो है मेंटेन रखना पड़ता है। 5.2 to 5.8 का रेंज होता है पीएच मेंटेन रखने का, उसमें बेस्ट ग्रो होता है। इनफैक्ट अगर आप, मैं हमारे दूसरे सर जो है, जिन लावरे सर जो वीडियोज़ डालते हैं बायोलॉजी पे, उन्होंने आई थिंक कल के चैप्टर, आज के वीडियो में, आज नहीं मतलब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल पोस्ट होगा ना ये, तो कल के वीडियो में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर मेंशन किया हुआ है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के जो मीडिया होता है जिसमें प्लांट को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, वो मीडिया का भी पीएच 5.2 to 5.8 के बीच में रखा जाता है, इसलिए बता रहा था मैं। तो देखो बफर का उधर भी एप्लीकेशन हो गया। सो बेसिकली एग्रीकल्चर में सॉइल में पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। तो सॉइल में इनबॉर्न में ही कार्बोनेट सॉल्ट्स रहते हैं, ऐसे सॉल्ट्स रहते हैं जिनमें CO3-2 रहता है। तो वो पीएच मेंटेन रखने के काम में आता है, बफर की तरह ही बिहेव करता है। बट हम ऐसे फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं जो पीएच सॉइल का मेंटेन रखते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में पीएच कितना रखना है या बफर कौन सा डालना है, वो सब भी तो डिसाइड करना होता है, राइट। तो वो इसीलिए तो बफर वाला एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ना, बफर इंपॉर्टेंट है। बफर नहीं होता तो फर्टिलाइजर डाल के हम सॉइल को सलाइन बना देते हैं और फिर उसमें आगे के प्लांट्स ही ग्रो नहीं होते। वो आज भी होता है, बट आज फिर भी हमको साइंटिफिक नॉलेज है ना, तो हम उसको रिवर्स भी कर पा रहे हैं, हम उसका इफेक्ट कम भी कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में तो होगा ही ना, इतने सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, वो सारे केमिकल्स में बफर सॉल्यूशन ज़रूरी होता है, बिकॉज पीएच मेंटेन करने के बिना रिएक्शंस नहीं होते बहुत सारे। जैसे पेपर इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, इंक इंडस्ट्री में, ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में भी पीएच मेंटेन रखना पड़ता है, तभी जाके अलग से देखो मेडिसिन लिखा हुआ भी है नीचे, तो उसमें भी काम में आता है। हम देखते हैं पहले तो मेडिसिन बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ में जो सिप्ला वगैरह बड़े बड़े कंपनीज है ना, सिप्ला नाम के कंपनीज हैं, ओके, डोलो वगैरह है, वो सब यही यूज़ करते हैं, ठीक है, बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते ही हैं। फोर्थ क्या है, मेडिसिन। तो मेडिसिन में एक्चुअली क्यों ये पॉइंट दिया डिफरेंट वे में ना, क्योंकि इसमें और एक पॉइंट मेंशन है, दैट इज़ अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है ना, एंटीबायोटिक्स हमारे ब्लड का या बॉडी का पीएच बदल सकते हैं। तो उनका पीएच ना बदले वो, इसलिए यूजुअली दे यूज़ साइट्रेट सॉल्ट्स या सोडियम साइट्रेट यूज़ करते हैं। अभी सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहे हैं, साइट्रेट कहाँ से आ रहा है, साइट्रिक एसिड से। देखो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करता है, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी बॉडी का पीएच मेंटेन रखने के काम में आता है। आपको पता होगा एंटीबायोटिक्स के साथ डॉक्टर आपको पैंडी या ओमी ऐसे कोई टैबलेट देते हैं जो ऐसे होते हैं जो आपके एसिड रिफ्लक्स को स्टॉप करते हैं, मतलब एसिडिटी होने नहीं देते। वो इसलिए होता है बिकॉज एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है पीएच चेंज करने में। बट ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो केमिकल होता है उसमें जो डालते हैं सोडियम साइट्रेट वगैरह, ये पीएच मेंटेन करने के काम में आता है, ठीक है। एनीवेज, लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में क्वालिटेटिव एनालिसिस किया हो केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3A, ग्रुप 3B ऐसे अलग अलग ग्रुप का एनालिसिस है, और नहीं किया तो भी 12th में करोगे। तो ये जो ग्रुप एनालिसिस होता है ना, ग्रुप एनालिसिस के लिए हमको पीएच वाला फैक्टर ज़रूरी होता है, पीएच मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। स्पेसिफिकली ग्रुप 3A के कैटायंस को जब, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस को जब हम आइडेंटिफाई करते तो हमको पीएच 8 to 10 रखना पड़ता है, 8 to 10, ठीक है। तो इतना पीएच हमको मेंटेन रखना ही पड़ता है। तो वो मेंटेन रखने के लिए उस टाइम पे बफर सॉल्यूशंस का यूज़ है, अमोनियम बफर या बेसिक बफर सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक एंड करते हैं। देखो ख़त्म हो गया। सो हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या क्या स्टडी किया, 2 मेजर चीज़ें स्टडी की है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स देखा और दूसरा हम लोगों ने देखा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये वीडियो फिर से देखो, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है समझने की, नहीं समझ में आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो यार कमेंट सेक्शन में, ओके। मैं फिर से एक वीडियो बना लूँगा उसके ऊपर, ओके। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, एंड यू आर सपोर्टिंग सो वेल। आप कमेंट्स करते हो, आप बताते हो, आप हमारे लिए ग्रेटिट्यूड है आपको, एंड एक्नॉलेज भी करते हो। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, ओके। एंड ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगे, प्लीज़ शो योर सपोर्ट टू अस। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।